वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लाइव है, क्या कुछ करे, चलिए आपको सुनाते हैं। विकसित भारत मोदी की गारंटी, इस विषय को लेकर के सारे देश भर में वीडियो वैन के माध्यम से 2024 के चुनाव के लिए अगले 5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य रखना है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद और जनता जनार्दन के सुझाव यह लेने का हम सब लोगों ने निर्णय किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्वमित्र भारत, ये जो कभी 2014 में अकल्पनीय थी, आज वो मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रही हैं और अब भारत विकसित भारत की ओर इस अमृत काल में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ है, वह भी हम सब लोगों ने देखा है। ऐसी परिस्थिति में आज देश भर के सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वीडियो वैन्स के माध्यम से जो विकसित भारत की कल्पना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किया, जिन बातों को उन्होंने देश में आगे बढ़ाने का काम किया, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जिस तरीके से अमृत काल में काम हो रहा है और विश्वमित्र भारत के रूप में जो दुनिया में काम हुआ भारत के नेतृत्व की दृष्टि से, उन सारी बातों को भारत की जनता के सामने रखना इस वीडियो वैन के माध्यम से हम जरूर उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। और उसी में जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, उसके लिए सुझाव मांगने का काम, जनता जनार्दन को अपने साथ जोड़ने का और उनकी आकांक्षाओं को हम अगले 5 साल में पूरा करें, इसके लिए उनके सुझाव लेने का कार्य भी हम सब लोगों ने तय किया है, जिसे हम 15 मार्च तक पूरा करेंगे। और आज उसको हम यहां से हरी झंडी दिखाएंगे वीडियो वैन्स को। ये सारे देश में जाएंगी। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र हमारे तक 15 मार्च तक पहुंचेंगे और वह आगे चलकर उसका समावेश करके वह हमारा संकल्प पत्र बनेगा, जो 2024 को विकास के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार होगा। इसी प्रकार से सारे देश में सभी लोकसभा में ये वीडियो वैन्स के माध्यम से लगभग 250 स्थानों पर हम विभिन्न समाज के वर्गों का संवाद भी करेंगे और उनके संवाद के साथ साथ उनके सुझावों को भी हम अपने साथ समावेश करेंगे। इसके साथ साथ हम एक विशेष मिस्ड कॉल नंबर के तहत, जिसके नंबर मैं अभी आपके सामने रखूंगा भी, वैसे आप सबके ध्यान में होगा भी, लेकिन वो मिस्ड कॉल के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आप अपने सुझाव को हमारे तक पहुंचाएं और हम उन सुझावों को भी उसमें समावेश करेंगे। फिर व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, वॉइस मैसेज के द्वारा, IVRS के द्वारा, जिस मैसेज के द्वारा भी हम पहुंचाना चाहें उसकी सुविधा हम प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ नमो ऐप में एक अलग से इसका सेक्शन है, जिसमें हम अपने सुझाव हम दे सकते हैं, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी ये वीडियो वैन के माध्यम से हम करेंगे। तो हर तरीके से पीपल्स पार्टिसिपेशन हो सके, हर तरीके से जनता जनार्दन की आकांक्षाएं हम तक पहुंचे और मोदी जी के नेतृत्व में अगले 2024 से अगले 5 वर्षों में उन आकांक्षाओं को हम पूरा करें और अमृत काल में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ लंबी छलांग लगाने के दृष्टि से हम उसको पूरा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। तो आज हम इस कार्यक्रम को आगे करने वाले हैं। एक ये सुझाव पेटिका आप देख रहे हैं और इसके साथ साथ एक विकसित भारत का जो नंबर है, वो नंबर प्लेट
नंबर प्लेट, ये नंबर प्लेट है 9090902024 2024। ये अपना सुझाव भेजने के लिए आप नमो ऐप डाउनलोड करें और इसके सेक्शन में जाकर सुझाव अपने आप दें। हर तरीके से प्रयास हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक साथ लेकर के चल करके 2024 में हम विकास की एक लंबी छलांग लगाएं। इसके लिए आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। ये सुझाव पेटिका है। इस तरीके की सुझाव पेटिका हर विधानसभा तक पहुंचेगी। 6000 से ज्यादा ये पत्रक है जिसमें सुझाव आप इस पेटिका में डाल सकते हैं। सादे कागज में भी आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में डालें, लेकिन ये भी है। पहले वीडियो पीछे वीडियो। साउंड जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई है और इस दौरान जो है आप देख सकते हैं कि वीडियो भी उन्होंने इसका शेयर किया है। तो चुनावी रथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई और इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वहां मौजूद हैं और नेता कार्यकर्ता सभी वहां दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी के चुनावी रथ को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। और बात करेंगे खबरों की। जेएमएम कार्यकर्ताओं की तरफ से 12 दिनों से हेमंत सोरेन के खिलाफ और ईडी की कार्रवाई और जेल भेजने के विरोध में उपवास किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से जेल भेजा गया है। इसके लिए लड़ाई जारी रहेगा। जब तक प्रदेश से बीजेपी को इस राज्य से बेदखल ना करते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं इसको लेकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभालते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावनात्मक पोस्ट भी डाला है। तो रांची से खबर सामने आ रही, जब हेमंत के समर्थक जो है मैदान में उतरे हैं और उनको रिहा करने को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके विरोध में जो है सभी कार्यकर्ता उनके जेल से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। तो सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता जो है ये मांग रख रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। तो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जो है कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी की वजह से 12 दिनों से हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है ईडी की जो कार्रवाई हुई है और जेल भेजने के खिलाफ ये सभी उपवास कर रहे हैं और हेमंत सोरेन के रिहा करने की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय, जेएमएम कार्यकर्ताओं में जो है काफी दुख देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है, 12 दिनों से उपवास पर है, क्या जानकारी है? देखिए, आज जेएमएम कार्यकर्ताओं का 12वां दिन है उपवास का और 31 तारीख को
हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था ईडी की कार्रवाई को लेकर के। और उनकी जेएमएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये गलत तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और वो जब तक वो जेल से नहीं निकलेंगे तब तक हमारा ये उपवास जो है वो जारी रहेगा। और ये इस बात को वो पूरी झारखंड जो मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी आक्रोश है। और ये उपवास एक तरह से माना जा सकता है कि ईडी अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है, ये सारी चीजें जग जाहिर है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर उपवास को कर रही है और उनको जो उन पे जो आरोप ईडी के माध्यम से जो आरोप लगे हैं वो आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए उपवास के माध्यम से कह रहा कि ये एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हेमंत सोरेन है वो अभी इस वक्त जेल में है और ये चूंकि लोकसभा राज्य में होना है, इसको ये मुद्दा जो ईडी की मुद्दा है और हेमंत सोरेन की जेल जाने की जो मुद्दा है, ये उस मुद्दे को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी नैया गिरफ्तारी की नैया को पार करना चाहते हैं। जी, क्या इस उपवास में जो है बड़े चेहरे भी पार्टी के शामिल हैं? नहीं, जितने भी कार्यकर्ता ये जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं विभिन्न जिलों में हैं वो उपवास कर रहे हैं। ये स्थिति इसी बात को लेकर के जब तक वो हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये हमारा उपवास का कार्यक्रम वो जारी रहेगा। और इसमें सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी अभी फिलहाल उपवास में हैं। बड़े नेता उपवास होने की अभी तक कोई खबरें नहीं आई, क्योंकि लगातार इस पर खबर पर नजरें लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो सामूहिक रूप से उपवास करने की कोई भी चीजें नहीं आई है। लेकिन जितने भी झारखंड के कार्यकर्ता हैं, उनके कोर कैडर हैं, वो लगातार पूरे राज्य में उपवास के कार्यक्रम को रंग दे रहे हैं। जी, सैकड़ों की संख्या में जो है कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और 12 दिनों से उपवास रख रहे हैं। क्या लगता है, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देख रहे ये उपवास को लेकर के कल ही जो हेमंत सोरेन को जो जेल की कार्रवाई जेल में बंद है, और ये कल एक संकल्प यात्रा महारैली का आयोजन किया है, वो राजधानी में होगा, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। और ये इस बात को संदेश दिया जाएगा कि जो भी ईडी कार्रवाई की है वो गलत तरीके से कार्रवाई हुई है और इस गलत के कारण से वो हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है। और इस संदेश को पूरे राज्य तक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन और तथा तमाम उनके जो जनता, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनको ये संदेश के माध्यम से पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं। जी, और ये कार्यकर्ता जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है तब तक जारी रहेगी जब तक जो है प्रदेश से बीजेपी को बेदखल ना कर दे। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी से है। कांग्रेस इस पटल से बिल्कुल बाहर है, राजनीतिक से बाहर है। आपने चूंकि उन्होंने ये कहा है कि जो बीजेपी की षड्यंत्र ही है, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगातार लगाए हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब से सरकार बनी है, यानी आदिवासी की जो सरकार जब तक बनी है तब से लगातार बीजेपी जो है सरकार गिराने के षड्यंत्र लग रही है, उनसे तमाम आरोप लगातार लगे रहे। लेकिन ये हेमंत सोरेन की जो ईडी की कार्रवाई है वो अलग है, इससे राजनीतिक से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि ये जो भी हुआ है, ईडी की कार्रवाई हुई है, यानी केंद्रीय एजेंसियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो एक बीजेपी की षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। इस कारण ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको जेल भेजी गई है। जी अजय, हेमंत सोरेन की पत्नी जो है कल्पना सोरेन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने भावनात्मक पोस्ट किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने पिछले दिनों ने जो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है, उन्होंने ये कहा था कि ये 24 दिन है, ये हमारा 24 दिनों से हमारे एक पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ और ये जेल में हैं, और मैं इससे दुखित नहीं हूँ, बल्कि मुझे ये गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि एक संघर्ष के घराने से मैं बिलोंग करती हूँ। शिबू सोरेन जी का संघर्ष का राजनीतिक रहा है, वैसे में जो मुझे मेरे पति को जो जेल भेजेगा, मैं इसकी संघर्ष की लड़ाई कर दूंगा। और उन्होंने ये भी पोस्ट में लिखा था कि जो हमारे सत्ता जो छीन गई है वो हम भीख मांग कर नहीं लेंगे। यानी उन्होंने सीधे बीजेपी पर कटाक्ष किया है कि जो सत्ता जो छीनी गई है, यानी हेमंत सोरेन जो जेल गए हैं वो उससे भीख नहीं मांगे उनकी रिहाई के लिए। इसका सीधा माने यही है कि वो जो जेल। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी फुल प्रूफ तैयारी कर ली गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव और आजमगढ़ से विधायक अखिलेश यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग ने। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी खूब कर कदम रख रही है, लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। साथ
सपा विधायक संग्राम यादव जी। तो आज जो मीटिंग हुई क्या रहा चुनाव को लेकर? देखिए, हम सब हमारा जो विधानमंडल है कल भी बैठा था और आज भी हम लोग बैठे थे क्योंकि पार्टी का निर्देश था और बहुत दिन बाद हम लोग मिले सत्र के बाद। तो हम सब जो हमारा डुप्लीकेट मत पत्र था उसको आपस में कि कैसे वोटिंग करना है, कैसे, इस सब चीज़ों पे रणनीति बनाई। दो विधायक समाजवादी पार्टी के जेल में हैं, रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी। तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा है बिगड़ता दिख रहा है, क्योंकि 108 विधायक में से 2 विधायक जेल में हैं और 111 की जरूरत है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि दूसरे प्रत्याशी कहीं ना कहीं अगर में लगती हुई, ये केवल मीडिया में अटका हुआ लगा है। जब परिणाम आएगा तो कल आप देखेंगे कैसे पूरा करें? हमारा आधार बढ़ता हुआ है, बढ़ गया है। हम तीनों की तीनों सीटें बड़े अंतर से जीतेंगे। ये केवल मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि 2 कम हो गए, 2 जेल में हैं, आज से जेल में है। इरफान सोलंकी को आने की वोट डालने की इजाज़त नहीं मिली, उन्होंने अर्जी डाली और रमाकांत यादव भी जेल में है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह जेल में से आ पाएंगे। तो जो है 111 की आवश्यकता है विधायक जी, और तो क्या लग रहा है आपको? अब आप 111 की गणित लगा रहे हैं। पार्टी की तरफ से हमारी गणित तैयार है। चुनाव का जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा तीनों की तीनों पार्टी को उम्मीदवार राज्यसभा में जाएंगे। पल्लवी पटेल के बारे में क्या कहेंगे? उनको कई बार बयान आया, नाराजगी भी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं। पल्लवी पटेल ने विधिवत बयान जारी कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी की नीतियों में हमें विश्वास है। जहाँ पार्टी का निर्देश होगा वहाँ वोट करेंगे। पल्लवी पटेल हम लोग साथ हैं। बीजेपी कह रही है लोकसभा चुनाव में 400 पार। यूपी में क्या रहेगा इंडिया गठबंधन का? यूपी में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार नहीं बल्कि बाहर रहेगी। जब से इंडिया गठबंधन कारगर बना है और जब से समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जारी हुआ है कार्यक्रम प्रोग्राम, तब से उत्तर प्रदेश की पूरी फिजा बदल गई है और विधिवत उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का मन बना लिया है और गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। इलेक्शन के बाद मालूम होगा कि कौन कितना जीत गया है। ये बिल्कुल सपा विधायक का दावा है कि राज्यसभा और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जो राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी हैं वह अपनी जीत भी दर्ज कराएंगे। फिलहाल जिस तरह से जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर सपा, अब देखना यह होगा कि जो परिणाम आते हैं उसकी तस्वीर क्या रहती है। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और बढ़ते आगे, हरियाणा में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की सरेआम हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। इसी बीच बीएसपी की अध्यक्ष मायावती की हत्याकांड पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने हत्याकांड को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और आरोपियों की कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा कि हरियाणा प्रदेश के इनेलो के प्रमुख नफे सिंह राठी की बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई है। घटना अति दुखद, चिंतनीय और कानून व्यवस्था के मामले में सरकारी विफलता का प्रतीक है। सरकार घटना को गंभीरता से ले और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को राज्य के विभिन्न जिलों में 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने से संबंधित परीक्षा का रद्द होना अति गंभीर और चिंता का विषय है। साथ ही कहा कि इससे राज्य और सरकार की बड़ी बदनामी के साथ ही युवाओं और बेरोजगारों का भविष्य खराब होकर उनका जीवन दांव पर लग जाता है। साथ ही कहा कि यूपी आखिर कब पेपर लीक मुक्त प्रदेश होगा, सरकार इस ओर ध्यान दे। और खबर मथुरा से है, जहां कोलकाता से आए श्रद्धालु और दरोगा के बीच झड़प हो गई। वहीं श्रद्धालुओं का आरोप है कि दरोगा ने मारपीट की थी
और जो वीडियो बना रहे 2 लोगों से मारपीट भी की गई है। साथ ही गर्भवती महिला से भी मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। के कुछ श्रद्धालु अपनी टैक्सी से गोवर्धन में दर्शन के लिए आए थे। डी गड्ढे से जब वो घुस रहे थे तो वहां बैरियर पे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी था उससे उनका कुछ विवाद हो गया था, जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया है तथा उस पर जांच की जा रही है। और बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में शब-ए बारात पर कब्रिस्तानों में बड़ी रौनक देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान में जमा हुए। बता दें कि शब-ए बारात की रात मुसलमानों के लिए बड़ी ही खास होती है। इस रात सभी लोग अपने पुरखों और रिश्तेदारों की कब्रों पर जाकर इबादत करते हैं और मगफिरत की दुआ करते हैं। बताया जा रहा है कि इबादत का सिलसिला पूरी रात जारी रहता है। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से शब-ए बारात के तहत सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। और वहीं खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला। सरिया ईंट पत्थरों से पुलिस पर किया हमला। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कौशाम्बी से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया है। पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने खदेड़ा। पुलिसकर्मी ने भागकर बचाई जान। पुलिसकर्मियों में जमकर हुई गाली गलौज। कोखराज थाना के भरवारी कस्बे का मामला बताया जा रहा है, जहां सरिया ईंट पत्थरों से ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया है और किसी तरह जो पुलिस वाले हैं यहां से जान बचाकर भागते दिखे। तो पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने खदेड़ा है और पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई है। तो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला है, जहां गांव वालों ने पुलिसकर्मियों को खदेड़ दिया। तो सरिया ईंट पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया है ग्रामीणों की ओर से और पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने खदेड़ा। पुलिसकर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।